पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश लातविया ने रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश करार दिया। वहां की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि रूस ने यूक्रेन में नरसंहार को अंजाम दिया। और रूस के पड़ोस में बसे इस छोटे से देश ने आंखें तरेड़ते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि पुतिन ने यूक्रेन में जो किया वो आतंकवाद से कम नहीं। यानी पुतिन जिसे 5.5 महीने से सैन्य अभियान बता रहे हैं, लातविया ने उसे प्रायोजित आतंकवाद कह दिया और अपनी संसद में रूस को एक आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित कर दिया। उसने आरोप लगाया कि रूसी सेना यूक्रेन में लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। पुतिन की फौज ऐसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रही है जिनसे बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों की जान जा रही है। लातविया ने तो रूस पर प्रतिबंधित बमों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा दिया और उसने ये दावा भी किया कि पुतिन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मकसद किसी भी तरह यूक्रेन को घुटनों पर लाने का है। रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित करने वाले लातविया ने यूक्रेन में हुए ऐसे कई हमलों का जिक्र किया जिनमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था और इन हमलों में मारियोपोल के थिएटर पर हुआ हमला भी शामिल था। यूक्रेन ने दावा किया था कि मारियोपोल के थिएटर पर रूस ने इतना खतरनाक बम गिराया था कि वहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ ऐसा ही हमला यूक्रेन के क्रमनचुक शहर पर भी हुआ था जिसमें मिसाइलों ने एक शॉपिंग मॉल को आग के गोले में बदल दिया था। दावा किया गया था कि उस हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि क्रमातोर्स्क शहर के भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल से 52 से ज्यादा लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। और यूक्रेन पर हुए इन्हीं हमलों को एक एक कर गिनाते हुए लातविया ने सांसदों ने रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित कर दिया और साथ ही यूरोपियन यूनियन से रूसी नागरिकों का वीजा बंद करने की अपील भी की। यूक्रेन की जंग के 5.5 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद महज 19 लाख की आबादी वाले एक देश ने पुतिन की बखिया उधेड़ कर रख दी। कभी यूक्रेन की तरह ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे लातविया ने पूरी ठसक के साथ रूस को आतंकवाद का समर्थक देश बता दिया, जबकि इस छोटे से देश की सीमा रूस और बेलारूस दोनों से लगी हुई है। लातविया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके टूटने के बाद एक आजाद देश बना। 2004 में लातविया नेटो का सदस्य बना था और शुरू से ही ये देश यूक्रेन के युद्ध के लिए रूस को लताड़ लगा रहा है। जंग की शुरुआत में तो इसने एक प्रस्ताव पारित कर अपने नागरिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने की छूट तक दे दी थी। इधर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर विरोध जताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक बस और कार की टक्कर हो गई जिसमें 20 लोग घायल हो गए। कर्नाटक के मंगलुरु में कुछ छात्रों के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल में उनके बेटों के हाथों से जबरन राखी उतरवाई गई। हालांकि बताया गया कि बाद में स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में माफी मांग ली। दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग्स की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मशहूर लेखक सलमान रश्दी पर भरी सभा में चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। 75 साल के सलमान रश्दी न्यूयॉर्क के चुटोक्वा शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर उन पर चाकू से हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़े। न्यूयॉर्क पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके मुताबिक अमेरिका के वक्त के हिसाब से सुबह करीब 11 बजे सलमान रश्दी का कार्यक्रम चल रहा था और अचानक एक संदिग्ध आदमी स्टेज की तरफ दौड़ा और उसने सलमान रश्दी पर वो टूट पड़ा और उसने एक के बाद एक उनकी गर्दन पर कई वार कर दिए। इस दौरान उनकी गर्दन से तेजी से खून बहने लगा, जिसके बाद सलमान रश्दी को तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि सलमान रश्दी को कई बार हमले की धमकी मिल चुकी थी। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क में किस तरीके से सलमान रश्दी पर हमला हुआ जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, एक संदिग्ध व्यक्ति मंच की तरफ आगे बढ़ा और उसने कुछ सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ 15 से 20 बार उनकी गर्दन के ऊपर कर दिए, जिसके बाद उनकी गर्दन से खून बहने लगा और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। लेखक सलमान रश्दी की हालत कैसी है और उन्हें कहां भर्ती कराया गया है, इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क की गवर्नर का बयान आया है। Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades speaking truth to power. Someone who's been out there unafraid, despite the threats that have followed him his entire adult life, it seems.
वहीं सलमान रश्दी पर हुए हमले को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे अभी पता चला कि न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी पर हमला हुआ है। मैं सच में स्तब्ध हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो पश्चिमी देश में रह रहे हैं और 1989 से उनकी रक्षा की जा रही है। अगर उन पर हमला हो सकता है तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है। मैं चिंतित हूं। इस बीच सलमान रश्दी पर हमले की चश्मदीद का बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि उस वक्त वहां क्या हुआ था। I was heading down into the base of the amphitheater to take a seat for the morning lecture, and a male human came and attacked Salman Rushdie. I thought that he was stabbed about 6 to 8 times before they were able to grab a hold of the perpetrator. And then I was pretty much frozen in my steps and took quite a few minutes to even just get myself to a seat to sit down because there was just nobody knew what to do. सलमान रश्दी पर हुए हमले को करीब 33 साल पुराने उपन्यास द सैटनिक वर्सेस से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में जन्मे सलमान रश्दी का चौथा उपन्यास द सैटनिक वर्सेस साल 1988 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने सलमान रश्दी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाया था और किताब को बैन कर दिया गया था। किताब के विरोध के चलते भारत में भी द सैटनिक वर्सेस की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके एक साल बाद यानी साल 1989 में ईरान की तरफ से सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सलमान रश्दी की हत्या करने वाले को 24 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जैश-ए-मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी के उत्तराखंड के देहरादून लिंक्स भी सामने आए हैं। एटीएस की टीम देहरादून में भी छापेमारी कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जैश का जो आतंकी सहारनपुर से पकड़ा गया था उसका देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है और कई जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद एटीएस की तरफ से देहरादून में छापेमारी की जा रही है। आतंकी को लेकर कई स्लीपर सेल के सुराग भी हाथ लगे हैं। सहारनपुर से जैश के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस वक्त देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी को लेकर देहरादून लिंक सामने आने के बाद वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उधर भारत ने सीमा पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना को धार देनी शुरू कर दी। खबर है कि जल्द ही सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को इजरायल का ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली मिसाइल से लैस किया जाएगा और दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए इजरायल की इस डर्बी मिसाइल का नाम ही काफी है, क्योंकि इसे दुश्मन के इलाके में गए बिना दूर से ही दागा जा सकता है और इसका निशाना इतना सटीक है कि ये उस टारगेट का भी काम तमाम कर सकती है जिसका दूरी की वजह से फाइटर जेट के पायलट सही अंदाजा नहीं लगा पाते। मतलब ये मिसाइल अपने ताकतवर रेडार का इस्तेमाल कर बिना रास्ता भटके दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचती है और तबाही मचा देती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों पर इस मिसाइल की तैनाती होने से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।